Hello to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो बच्चे अभी तक हमने इस सीरीज़ में 4 वीडियोस लॉन्च कर चुके हैं और उन 4 पार्ट में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर अभी तक आपने उन सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप जाकर के उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और साथ में साथ इस चैनल पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के लेसन्स पढ़े हुए हैं बच्चे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन वीडियो लेक्चर्स के लिंक को शेयर करो ताकि सभी का बेनिफिट हो। और हम इस सीरीज़ में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आज का जो पार्ट है बच्चे वो 5th पार्ट है और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज ये जो इमेज है बच्चे, ये बेसिकली एक तरह का इमेज है जहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज में जो डक्ट सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इस चीज़ों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे बच्चे। और साथ में साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, biomaster_sujit नाम से प्रोफाइल है बच्चे। वहाँ पर भी अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट आपको इमेजेस मिलेंगे जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चे। तो अगर आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर है बच्चे। इस पर आप मुझे अपना नाम, क्लास और स्कूल का नेम मेंशन कीजिए बच्चे। तो हम आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ऑन कर लेंगे। तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और PDF नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, अंडरस्टैंड किया बच्चे कि लीवर, बाइल, सलाइवा को डिटेल्स में अंडरस्टैंड किया कि सलाइवा का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, बाइल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, लीवर किस तरीके से वर्क करता है। तो 4th पार्ट में हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखा है। आज इसके हम डक्ट सिस्टम को देखेंगे। तो बच्चे डक्ट सिस्टम में हम बेसिकली बात ये करते हैं कि जो पूरा इंटायरली आपका जो सिस्टम है बच्चे, जैसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पर हम मेनली 3 चीज़ों को बात कर रहे हैं। एक तो हम लीवर की बात कर रहे हैं, दूसरा गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं और तीसरा हम पैनक्रियाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी बच्चे। इस डायग्राम से इटसेल्फ हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा है, बट कुछ डक्ट सिस्टम को भी हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाइल जो है वो लीवर से सिक्रीट होता है और कहाँ पर स्टोर होता है बच्चे, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये बात तो आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चे कि लीवर कहाँ पर है। तो यहाँ पर लीवर के कितने लोब हैं, 2 लोब्स हैं बच्चे। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कौन सा पार्ट है लीवर का, तो ये आपका लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ठीक है। और यहीं पर आपका, अगर मैं दूसरे कलर को रिप्रेजेंट करूं तो यहीं पर दूसरा पार्ट क्या है बच्चे, आपका राइट लोब है। ठीक है। अब देखो, ये आपका क्या है, लीवर है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर तो बेसिकली हम बात ये करते हैं कि ये लेफ्ट लोब है लीवर का, और ये अगर आप में देखो बच्चे तो ये डक्ट है फ्रॉम द लीवर। तो इस डक्ट को आप क्या बोलते हैं, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और इस पार्ट को आप बोलते हैं, इस डक्ट को आप बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट। ये बात समझ में आ रही बच्चे। अब देखो, लीवर जो है वो बेसिकली आपके बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया कि 1.2 to 1.5 इसका केजी में, अगर आप किसी एडल्ट के लीवर की बात करो तो इसका वेट है 1.2 to 1.5। लीवर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, बट इस केस में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लीवर क्या सिक्रीट करता है बच्चे, बाइल। और ये बाइल जो सिक्रीट करता है ये आपके बॉडी में कॉन्सेंट्रेट और स्टोर कहाँ पर होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है। तो अगर मैं बात करूं कि बाइल जो जूस है वो कॉन्सेंट्रेट एंड स्टोर कहां पर होता है बच्चे, तो वो होता है गॉल ब्लैडर में। वो कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चे कि बाइल जूस का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बाइल का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को इनटेक करना बंद कर दोगे तो फैट इमल्सिफाई नहीं होगा। फैट इमल्सिफाई नहीं होगा तो बाइल आपके गॉल ब्लैडर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होगा और वहाँ पर क्या फॉर्म कर देगा बच्चे, बाइल स्टोन। ठीक है, और बाइल बेसिकली किससे डराइव होता है, तो डराइव होता है बच्चे, डराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो ना बच्चे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप अपने जो आपकी डाइट है ना बच्चे, उसमें से आप कार्बोहाइड्रेट को कम कर देते हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, फर्दर स्टोर किस फॉर्म में होता है, फैट के फॉर्म में होता है ना। तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से क्या करते हैं कि फैट मतलब कार्बोहाइड्रेट को लेना बंद कर देते हैं। आप देखो बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दोगे अपनी डाइट में तो होगा क्या कि फैट इमल्सिफाई नहीं होगा, फैट इमल्सिफाई नहीं होगा तो बाइल यूज़ नहीं होगा, बाइल यूज़ नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गॉल ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा और वहाँ पर क्या फॉर्म कर देगा, बाइल स्टोन बना देगा बच्चे। अब बाइल स्टोन को अगर आप स्पेसिफिकली बाइल स्टोन बना बच्चे, तो बेसिकली अगर आप गॉल ब्लैडर को सर्जरी के थ्रू इसे रिमूव करते हो तो इसी को अगर गॉल ब्लैडर को आप ब्लैडर को रिमूव करते हैं तो इसी टर्म को आप क्या बोलते हो, कॉल्ड एज क्या बोलते हो, कोई मुझे बताएगा, सिस्टेक्टोमी। ठीक है बच्चे, तो कार्बोहाइड्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बॉडी में फंक्शन प्ले करता है। अब देखो बच्चे, ये रहा आपका जो ग्रीन कलर का है ना बच्चे, ये आपका क्या है, गॉल ब्लैडर है। अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये एक कॉमन पाइप है जिसको आप बोल रहे हो डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, या इसी को आप बोल सकते हो कि सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। अब देखो यहाँ पर गॉल ब्लैडर की डक्ट और यहाँ पर लीवर की डक्ट क्या हो रही हैं, एक दूसरे से मिल रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये बात समझ में आ रही है। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे चल करके लीवर से क्या आ रहा है, लीवर से बाइल सिक्रीट हुआ, कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे किया, गॉल ब्लैडर में, और यहाँ से ये कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू क्या आएगा, बाइल ट्रांसफर होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो यहाँ पर कुछ स्पेंस्टर होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेंस्टर होते हैं, तो अगर आप इसी को कॉमन बाइल डक्ट को आगे पढ़ो तो यहाँ पर देखो एक स्पेंस्टर होता है जिसको आप बोलते हैं स्पेंस्टर ऑफ बॉयडन। इस रीजन में क्या होता है, एक स्पेंस्टर होता है जिसको आप बोलते हो स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पिंस्टर होते हैं बच्चे, तो ये बेसिकली काम क्या करते हैं, अगर आप बात करो कि आगे चल करके इसी रीजन को आप क्या बोल देते हो, इस पार्ट को जहाँ पर हिपैटिक और पैनक्रियाटिक, क्योंकि पैनक्रियाज ग्लैंड ये है और पैनक्रियाज ग्लैंड जो है बच्चे वो दो तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है, एक को आप बोलते हो एंडोक्राइन और दूसरे को बोलते हो क्या बच्चे, एक्सोक्राइन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट देखो यहाँ पर आपकी पैनक्रियाज भी कनेक्ट हो रही है, पैनक्रियाज भी कनेक्ट हो रही है, इसीलिए आप इस रीजन को क्या बोलते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हो, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो गार्डेड होती है इन स्पिंस्टर ऑफ ओडाई से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर एक और डक्ट प्रेजेंट होती है, इसको आप क्या बोलते हो, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर से हम इस डक्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो डिओडेनम से कनेक्ट होने वाला पार्ट है बच्चे, इसी डक्ट को आप क्या बोलते हो,
तो स्पिंस्टर ऑफ ओडाई, और ये किसको गार्ड करता है? तो हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट को क्या करता है? गार्ड करता है। ये बात समझ में आ रही सभी को? अब देखो हिपैटो पेनक्रियाटिक ग्लैंड के अगर प्रॉपर्टीज को आप देखो तो इसमें क्या क्या मिलेगा बच्चे? एक तो बाइल मिलेगा, और बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, तो आप यहां मेंशन कर सकते हो कि नो एंजाइम। ठीक है, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बाइल के पीएच को देखें बच्चे तो 7.4 टू 7.7 होता है पीएच। यहाँ पर कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं बाइल के अंदर, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और कुछ बाइल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देखना बच्चे, हमने वहाँ पर बाइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात किया था। तो ये आप बात ध्यान रखना कि बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। तो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? तो एक तो होगा बाइल, और दूसरा क्या होगा बच्चे? दूसरा क्या होगा? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस। अब देखो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ये बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट है, और इस हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग कहाँ होती है? डिओडेनम में होती है। डिओडेनम का शेप कैसा होता है? तो सी शेप्ड होता है, और डिओडेनम और हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के बीच में एक मसल्स प्रेजेंट है जिसको आप बोल रहे हो स्पिंस्टर ऑफ ओडाई, जो इसे क्या करती है? गार्ड करती है। ये बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो देखो बच्चे, बाइल सॉल्ट का मेन फंक्शन हमने बात किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं लेंगे तो जो ये बाइल सिक्रीट हो रहा है कहाँ से? लीवर से जो सिक्रीट हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रेट और स्टोर कहाँ करेगा? आपके गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में अगर बाइल बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होने लगेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म कर जाएगा? बाइल स्टोन बनने लगेगा बच्चे। और बाइल बेसिकली किससे डराइव होता है? तो कोलेस्ट्रॉल से। अगर बाइल स्टोन बना आपके गॉल ब्लैडर में तो गॉल ब्लैडर को आपको सर्जरी के थ्रू क्या कराना पड़ता है? रिमूव कराना पड़ता है। इसी टर्म को आप क्या बोलते हो? सिस्टेक्टोमी। बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न? किसी को कोई कन्फ्यूजन? अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पेनक्रियाज जो है वो एक तरह का दोनों तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है। एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करती है और साथ में एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे कि एंडोक्राइन फंक्शन कितना परफॉर्म करती है तो 1 to 3%, 1 to 3% एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती है। और अगर मैं बात करूं एक्सोक्राइन तो ज़्यादा से ज़्यादा पेनक्रियाज किस तरीके से बिहेव करती है? एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो पेनक्रियाज है वो कहाँ सिचुएटेड होती है तो ये सिचुएटेड होती है जस्ट डिओडेनम के पास में सिचुएटेड होती है। और अगर मैं बात करता हूं बच्चे कि पेनक्रियाज का जो मेन फंक्शन है, मेन जो फंक्शन है अगर मैं बात करूं कि जो इसका एंडोक्राइन पोर्शन है पेनक्रियाज का वो क्या सिक्रेट करता है तो कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं, कुछ इंसुलिन सिक्रेट करते हैं और कुछ ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। तो इस बात को हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं पेनक्रियाज जो है बच्चे, अगर मैं इसे थोड़ा कलर चेंज करता हूं बच्चे, जो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो दोनों तरह के प्रॉपर्टी शो करती है। एक तो है बच्चे क्या? एक्सोक्राइन, और दूसरा एंडोक्राइन। अभी मैंने बात किया कि एक्सोक्राइन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका पोर्शन है, एंडोक्राइन जो है 1 to 3% एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखूँ तो बेसिकली यहाँ पर जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रीट करता है तो सिक्रीट करता है यहाँ पर
लाइक हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब देखो यहाँ पर हार्मोन्स के बारे में भी हम बात करेंगे, इंसुलिन के बारे में बात करेंगे और ग्लूकागॉन के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि जो लीवर है और पैनक्रियाज है और गॉल ब्लैडर है, ये एक तीनों ऑर्गन जो हैं बॉडी के बच्चे, ये बहुत इंटैक्ट वे में काम करते हैं। और उसी में हमने बात किया पैनक्रियाज ग्लैंड। तो पैनक्रियाज ग्लैंड में जो ये इंसुलिन है ना, इंसुलिन ये किस तरह की सेल्स इसको प्रोड्यूस करती हैं, तो आप मेंशन कर सकते हो प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स। और इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है और इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो ये एक तरह का हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इंसुलिन कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर की तरह ये क्या करता है बच्चे, काम करता है। अब ये हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर क्या है कि देखो बच्चे यहाँ पर हाइपो है, तो ये शुगर के कॉन्सेंट्रेशन को, या आप कह सकते हो ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, तो बेसिकली हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है, तो इसका फंक्शन क्या होगा बच्चे, इट रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल। अब ये ब्लड शुगर लेवल को कम कैसे करेगा, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो ग्लूकोज का अपटेक है, इसके अपटेक को इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल। ये बात सभी को क्लियर है। अब देखो इसी का जस्ट ऑपोजिट फंक्शन होता है किसका, ग्लूकागॉन का। तो अगर मैं बात करूं यहां पर ग्लूकागॉन, तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन जस्ट एक दूसरे के वाइजा वर्सा काम करते हैं। तो ग्लूकागॉन कहां से प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस बाय अल्फा सेल के थ्रू प्रोड्यूस होता है। पहली चीज, ये कैसा फैक्टर है, तो ये है बच्चे हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर है। अब हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर है, इट मीन्स ये ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। अब देखो यहां पर हमने ग्लूकागॉन की बात किया कि ये एक तरह का हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर है। ठीक है, और इसे कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है, अल्फा सेल प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंसुलिन की, तो इंसुलिन किस सेल के थ्रू प्रोड्यूस होती है, बीटा सेल के थ्रू प्रोड्यूस होती है। और ये किस तरह का फैक्टर है बच्चे, तो ये है बच्चे हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन पैनक्रियाज के किस पार्ट से रिलीज होते हैं, तो एंडोक्राइन पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप के नंबर पर जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं बच्चे। तो हम अगली क्लास में डाइजेशन ऑफ फूड, हम फिर से वहीं पर चलेंगे बच्चे कि आपका मेनली डाइजेशन ऑफ फूड किस तरीके से होता है। तो हमने स्टार्टिंग भी यहीं से किया था। तो डाइजेशन ऑफ फूड में दो तरह का हमने चीज़ों को देखा था, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, और फिर साथ में हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी। तो हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चे वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली गॉल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियाज में जितनी भी इम्पॉर्टेंट डक्ट हैं और उन डक्ट को किस तरह के स्पिंस्टर रेगुलेट करते हैं, उन चीज़ों को देखा। हमने ये भी देखा कि अगर बाइल जो है आपके गॉल ब्लैडर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होगा तो वो एक तरह का स्टोन फॉर्म करेगा, और स्टोन फॉर्म करने के बाद क्या होगा बच्चे कि सर्जरी के थ्रू गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ेगा। तो उस टर्म को भी हमने क्या बोला, सिस्टेक्टोमी। ठीक है, तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में। तो बच्चे, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि सभी का बेनिफिट हो। और मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है बच्चे, कि आज के टाइम में उन हर बच्चों को फ्री एजुकेशंस मिले जिनके पास फ़ीस अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो बच्चे, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करो। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है बच्चे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो, अगर सब्जेक्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस। टेक केयर।